पहले जानेंगे कि कृषि क्या है। क्वेश्चन आपका है कृषि क्या है तथा कृषि के महत्व के बारे में लिखे, यानी इसका महत्व भी क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कृषि फसल उत्पादन करने की पद्धति को कृषि कहते। क्या कहते हैं? फसल उत्पादन करने की पद्धति को क्या कहते जी? कृषि कहलाता है। कृषि निम्न कार्यों से महत्वपूर्ण है, यानी कृषि जो है ना निम्न कार्यों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ए में जो लिखल है जी, विशाल जनसंख्या को खाद्य पदार्थ देना, यानी विशाल जनसंख्या को खाद्य पदार्थ देना। बी नंबर, उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करना। क्या करना है? आपूर्ति करना। चलिए बताइएगा। फिर आपका क्वेश्चन है सी नंबर इसी का, लगभग 2/3 जनसंख्या को जीविका देना। लगभग 2/3 जनसंख्या को जीविका देना। ठीक है, डी में दिया गया है विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन, यानी विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखल है। भारतीय भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है, यानी किया जाता है, यानी भारतीय भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है। तो बताइएगा, उत्तर में लिखिएगा कि भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको ए में दिया है फसलों का बुवाई करके। ठीक है, और दूसरा जो है जंगल लगाकर। दूसरा क्या है? जंगल लगाकर। ठीक है, और सी ऑप्शन आप लोग देखिएगा, प्रतिभूमि छोड़कर। डी ऑप्शन है कि चारागाह के रूप में। ठीक है, चारागाह के रूप में। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि मौसम के अनुसार कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी मौसम के अनुसार कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो मौसम के अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो बताइए किन किन प्रकार का फसलें उगाई जाती हैं। तो सुनेंगे आप लोग। ए में रबी फसल, यानी रबी फसल जो है, यह फसल जाड़े के दिन में पाई जाती है, यानी यह फसल जो है रबी फसल जो है ना जाड़े के दिन में पाई जाती है, तथा इसका मुख्य फसल गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। क्या क्या? रबी फसल क्या क्या है जी? गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको पूछ देगा गेहूं कौन सा फसल है, तो रबी फसल। चना कौन सा फसल है जी? तो रबी फसल। मसूर तथा आलसी क्या है जी? रबी फसल ही होता है। ठीक है, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। यह फसल बरसात के दिनों में यानी बोई जाती है, यानी खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? तो यह फसल बरसात के दिनों में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का तथा कपास इत्यादि। ये सारे जो है ना खरीफ फसल है। धान, मक्का तथा कपास जो है ना ये खरीफ फसल ही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जायद फसल क्या है। जायद फसल कम समय के लिए गर्मी के दिनों में बोई जाती है, जैसे खीरा, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि। ये सारे जो है जायद फसल है, जायद फसल। ठीक है, खीरा कौन सा फसल है? जायद फसल। खरबूजा क्या है? जायद फसल। ककड़ी क्या है जी? जायद फसल है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी,
और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें, यानी चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। तो चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, यानी चाय के उत्पादन के लिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। जबकि 200 cm से यानी 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। यानी इसका कहना है कि जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। चाय एक पेय पदार्थ है, चाय जो है ना एक पेय पदार्थ है। इसका सर्वप्रथम उत्पादन 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। इसका जो चाय का उत्पादन जो किया गया था सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी बताइएगा चाय का उत्पादन जो किया जाता है वो किन किन देशों में किया जाता है, बताइए। आपको असम कह देगा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में चाय का जो है ये सारे को क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सारे क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्या कह रहा है जी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई यानी उर्वरक, अत्याधुनिक मशीन तथा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यानी उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी अधिक उत्पादन किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एवं स्वामीनाथन के द्वारा सन 1970 ईस्वी के दशक में इसका शुरुआत हुआ। यानी हरित क्रांति का जो हुआ ना दशक स्वामीनाथन के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1970 के दशक में शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए, तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जी कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखें, संक्षेप में लिखना भी जरूरी है इसे, ठीक है। तो यह कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जहां भूमि पर जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है, जहां जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है। इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। कौशल का भी इसमें क्या किया जाता है? भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरक बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधी अनेक ज्ञान का इनमें उपयोग किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है जी? उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गहन जीविका कृषि से आप क्या अभिप्राय है, यानी क्या समझते हैं, बताइए।
तो यह एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी गहन जीविका कृषि से आप जो समझते हैं, गहन खेती होती जो है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है जी कि चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों? चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों? तो बताइएगा। असम की पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा उपलब्ध होती है। ढलवां भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है, झाड़ियों की जड़ में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध है। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे ना। ढालों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा की उपलब्धता होती है, जहां ढलावा की भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियाँ की जरूरतों में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध है। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें। यानी गेहूं के भौगोलिक दिशाओं के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा। आप आंसर आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड के सामने। यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। ये जो है ना, जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पक्के समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप में विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए कौन सा मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है एवं सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जी, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताएंगे और याद करवा देंगे, मन में याद करवा देंगे मेरे भाई। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। तो व्यापारिक कृषि फसल व्यापार के लिए उपजाया जाता है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। रोपण के सभी व्यापारिक कृषि है, जैसे चाय, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारे जो है, ठीक है ना, व्यापारिक है। ठीक है, आप देख सुनिए। आप कहता है निर्वाह कृषि। किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। परंपरागत कृषि ही खेती के अलावा भी काफ़ी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी उपज कम होती है। जमीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की काफ़ी कम होती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ तीन उपजे, यानी यहाँ तीन उपजे जो है भदई, अगहनी तथा गर्मा होती है। यह राज्य के
लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है और बिहार की मैदानी भाग अधिक उपयुक्त क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं अधिक श्रमिक चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन कि भारत कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक के कई कारण हैं जिनमें ध्यान दीजिएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है तो ध्यान दीजिएगा कारण पे कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, सिंचाई कम और अनिश्चित सुविधाएं। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई एग्जाम का बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम जानेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यानी उद्योग पर्यावरण को कैसे साबित करती है, लिखे। यानी तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में उद्योग ने प्रदूषण को बढ़ाया है। क्या किया है जी? बढ़ाया है और पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और पर्यावरण को क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया गया है। उद्योगों ने 4 प्रकार के होते हैं। उद्योगों ने कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि को बढ़ाया है। यानी प्रदूषण वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि को बढ़ाया है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं वायु को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। यानी वायु को क्या कर दिया है? बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। उद्योग द्वारा अवशिष्ट पदार्थ द्वारा नदी में, तालाबों में छोड़ा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को जो है नदी में, तालाबों में छोड़ा जाता है। उससे जल प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है जी? जल प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है जी? जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण उद्योग एवं परिवहन का देन है। ये किसका ये देन है जी? तो ध्वनि प्रदूषण का उद्योग एवं परिवहन का ही देन है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे फिर से। बहुत बेहतरीन तरीका से आपका क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। यानी उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं जी? तो बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखिएगा आंसर आप लिखिएगा कि ऐसे उद्योग जो उत्पादक उपभोक्ता के सीधे उपभोग के लिए आते हैं। ऐसे उत्पादक उपभोग जो है के सीधे उपभोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे दांत, यानी दांत मंजन, कागज, पंखा इत्यादि। ऐसे जैसे में क्या आता है? दांत आता है, मंजन आता है, कागज आता है, पंखा आता है इत्यादि। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रेल परिवहन क्या है जी? संक्षेप में लिखे। रेल परिवहन जो है वो क्या है? रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो बताइए। भारतीय रेल परिवहन व्यवस्था के रीढ़ रेल को माना जाता है। रीढ़ क्या माना जाता है? भारतीय रेल परिवहन व्यवस्था के रीढ़ रेल को माना जाता है, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं। जिसमें प्रतिदिन करोड़ों यात्री यानी यात्रा करते हैं तथा सामानों की धुलाई करते हैं। रेल परिवहन का डिजाइन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन, वाराणसी में डिब्बे तथा कपूरथला में। इसके अलावा रेल यानी रल के पहिए सारण
जिला के छपरा में, सारण जिला के छपरा में, सारण जिला के छपरा में तथा डिब्बे का मरम्मत बिहार के हरनौत में किया जाता है। डिब्बे का जो मरम्मत है बिहार के हरनौत में किया जाता है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कह रहा है निजीकरण यानी करण से, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं जी? निजीकरण से आप क्या समझते हैं बताइए? निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि उद्योग व्यापार यानी उद्योग व्यापार पर किसी खास व्यक्तियों एवं व्यक्ति का समूह का अधिकार होना निजी कारण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा कि निजी कारण का शाब्दिक अर्थ होता है कि उद्योग व्यापार किसी खास व्यक्तियों एवं व्यक्ति का समूह का अधिकार होना निजी कारण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर ले, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लीजिए। तो चलिए आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा लिखें। यानी इसका कहना है कि वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, लिखे इसे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अवस्था से जोड़ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक, नकारात्मक यानी सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, लोगों को विदेशों में नौकरियां मिली। देशों में क्या किया? देशों में और नौकरियां मिली, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी देश विदेशों से पर्याप्त हुआ। विदेशों से धन अर्जित हुआ। देशों से विदेशों से क्या हुआ? धन अर्जित हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योगों के नाम लिखे। यानी इसका कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योगों का नाम लिखना है जी। तो चलिए लिखते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योग के नाम निम्नलिखित हैं। एक में जो है तेल शोधक उद्योग, और दूसरा धातु उद्योग, तीसरा कागज उद्योग, ठीक है, चौथा जो है जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चमड़ा उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यानी अगला नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण यानी उदारीकरण क्या है? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं जी? उदारीकरण किसे कहते हैं? तो उदारीकरण है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उदारीकरण के माध्यम से व्यापारी उद्योग पर लगाए गए यानी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, उसे ही हम उदारीकरण कहलाते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं पता चल गया ना। कोई भी अनावश्यक प्रतिबंधों को जो लगल रहता है उसको हटा दिया जाता है, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। चलिए अब जानेंगे कि 28 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए
चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, यानी भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सीमेंट का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है ना अनेक प्रकार का सीमेंट उत्पादन होता है, जैसे पोर्टलैंड, सफ़ेद सीमेंट इत्यादि। यह उद्योग का चमाल के निकट स्थापित किया जाता है। सबसे पहला जो सीमेंट जो है संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो सीमेंट का जो किया गया था स्थापित, वो कहाँ किया गया था? चेन्नई में। और कब किया गया जी? 1904 ईस्वी में ही किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आज भारत में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट उद्योग हैं। आज जो भारत में जो है 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट उद्योग हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में संक्षिप्त यानी विवरण दे। ठीक है, तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लौह इस्पात उद्योग भारतीय उद्योगों की जननी कही जाती है। क्या कही जाती है? जननी कही जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के कल पुर्जे छोटे एवं बड़े का निर्माण यानी इस्पात उद्योगों में ही होता है। क्या है? छोटे बड़े निर्माण जो है ना लौह इस्पात उद्योगों में ही होता है। भारत में पहली लौह इस्पात उद्योग सन जो चली थी, कब चली? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में तमिलनाडु के पोर्टोनोवा स्थान पर स्थापित किया गया था। यह उद्योग विभिन्न प्रकार के यंत्रों बनाने में कल पुर्जे प्रदान करती है। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चीनी उद्योग क्या है लिखें, यानी चीनी उद्योग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है जी, आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चीनी उद्योग के प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। भारत की अधिकांश चीनी मिल यानी चीनी मिल उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में स्थित हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। इस क्षेत्र में जो है ना गन्ने का जो अधिक उत्पादन होते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें, यानी रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें। तो क्या कह रहा है, गौर से ध्यान दीजिएगा कि भारत में रेशमी कपड़े का निर्माण निरंतर जारी है। ठीक है, जारी है। भारत में 4 प्रकार के रेशमी वस्त्र जैसे मलबरी, इसर, ईरी, मूंगा कपड़े का निर्माण होता है। ये भारत में जो है ना ये रेशमी प्रकार का जो है मलबरी, इसरी यानी इसर, ईरी और मूंगा कपड़े का निर्माण होता है। भारत में लगभग 100 रेशमी मिल कार्यरत। भारत के प्रमुख रेशमी वस्त्र का उत्पादक केंद्र बेंगलोर, मैसूर, बेलगांव, मुर्शिदाबाद तथा श्रीनगर इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए समझ जाइएगा।
झूठ पसन यानी झूठ पाटसन उद्योग से आप क्या समझते हैं? झूठ पाटसन से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, बताइए क्या समझते हैं? तो यानी पटसन से उद्योग से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, सूती वस्त्र के बाद जूट पटसन उद्योग का भारत में स्थान है कि यह जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में कार्य करत हैं। इन उद्योगों को चलाने हेतु इन राज्यों में सस्ते श्रमिक, बिजली, पानी, पूंजी, बैंकिंग व्यवस्था तथा सरकार के सहयोग पूर्ण नीतियाँ उद्योग के विकास सहयोगी बन रहे हैं। यह एक और लोगों को रोजगार देते हैं। यह जो है ना एक आदमियों का ये रोजगार देते हैं, तो दूसरी और तथा अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊन वस्त्र उद्योग के बारे में संक्षेप में लिखें। यानी ऊन वस्त्र उद्योग के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो यानी ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान। यह उद्योग जाड़े में पहनने वाले वस्त्र का निर्माण होता है। यह उद्योग वस्त्र का निर्माण कर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड यानी किंगडम, कनाडा तथा यूरोप महादेश को वस्तुएं निर्यात करती है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत किन किन देशों के साथ सूती वस्त्र निर्यात करता है? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निर्मित सूती वस्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर तथा श्रीलंका में निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम मिल कोलकाता में सन 1818 ईस्वी में खोला गया था। 1818 ईस्वी में खोला गया था, परंतु कच्चे माल की आपूर्ति न होने का इसे बंद कर दिया गया था। कवासजी नाना भाई डावर ने 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र 1858 ईस्वी में लगाया गया। ठीक है, लगाया गया, जो आज तक कार्य करत हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत की विशाल उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र जो है ना, भारत का विशाल उद्योग माना जाता है। यह लोगों के लिए रोजगार तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती थी। अर्थव्यवस्था में क्या देती थी? योगदान। अब बताइएगा, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहां विभिन्न स्थानों से कच्चे माल को प्राप्त करके जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब